बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे केमिकल एडिटिव। केमिकल एडिटिव में सबसे पहले हमने कंटेमिनेंट्स की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद हमने अडल्ट्रेंट्स की डेफिनेशन देखी है, उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल एडिटिव जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो केमिकल एडिटिव एज अ प्रिजर्वेटिव रोल प्ले करते हैं और दूसरा केमिकल एडिटिव एज अ नॉन प्रिजर्वेटिव। नॉन प्रिजर्वेटिव में जो केमिकल एडिटिव्स होते हैं वो टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं, कलर को इम्प्रूव करते हैं, सेंसरी एट्रीब्यूट्स जितने भी होते हैं उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जबकि प्रिजर्वेटिव में वो क्या कर रहे होते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के साथ उनका कंसर्न होता है, ठीक है ना, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फूड लॉज। फूड लॉज जो इस्लामिक लॉज हैं हम उनकी बात करेंगे, इस्लामिक फूड लॉज। और जो दुनिया के फूड लॉज थे उनमें किस तरीके से डेवलप हुआ ऐसा ऐसा और किस तरीके से आज जो परमिटेड चीज़ें हैं वो खाई जाती हैं और जो टॉक्सिक हैं वो क्या है, फॉरबिडन है, मना की गई है। हर डिफरेंट रिलीजियंस जैसे जैसे आते चले गए, डेवलप होते चले गए, तो वहाँ पे जो डिफरेंट थॉट्स थी डिफरेंट फूड के बारे में वो पेश की गई और उन फूड्स को हराम करार दिया गया जो फूड्स क्या हैं इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे जो है प्राइमरी पर्पस था फूड रेगुलेशन का या लॉज का वो था कि कंज्यूमर को ऐसी फूड प्रोवाइड करें कि जिसके अंदर डिज़ायर्ड क्वालिटी हो और वो सेफ हों, हेल्दी हों और नरिशिंग हों। यहाँ पे देखें हमारे पास एक वाइड ग्रुप ऑफ फूड्स जो हमारे लोग मोस्टली कंज्यूम करते हैं वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होती हैं। अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्यों होती हैं? उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, फंगल टॉक्सिन्स हैं जिसे हम एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं, हमारे पास माइकोटॉक्सिन्स आ जाएंगे, हमारे पास जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास जो टॉक्सिन्स या एक्सक्रीटा होता है इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का, वो बहुत ज़्यादा किसी न किसी हद तक शामिल होता है। और दूसरा जो है वो जो ऐसे लोग जो फूड के साथ अडल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा पैसा कमाने की खातिर, तो वो अडल्ट्रेंट्स भी कंटेमिनेंट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान को नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों को टैकल करने के लिए फूड लॉज और रेगुलेशन पेश किए गए ताकि क्या किया जा सके, चीज़ों को हैंडल किया जा सके, मैनेज किया जा सके और जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं उनको क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। प्राइमरी पर्पस था इंसान की जो सेहत है उसका ख्याल रखना, ठीक है ना। आजकल हम भी अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते हैं, तो लॉज ये भी बताते हैं कि आपने क्या करना है, एक लिमिट के अंदर खाना है और जो खाना पीना है वो कैसा होना चाहिए, ये शुरू के लॉज बताते हैं। और आज हम मॉडर्न फूड गाइड्स उन्हें कहते हैं कि आपकी जो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स इतने होने चाहिए, मैक्सिमम 25 ग्राम पर डे पर पर्सन होने चाहिए। फैट्स की हम बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन दिए गए होते हैं। और साथ हम फ्रूट और वेजिटेबल की, विटामिन्स की बात कर रहे होते हैं, इतने मिनिमम और इतने मैक्सिमम होने चाहिए। ये कहाँ से आए? ये एक्चुअली जो फूड लॉज हैं, जो स्टडी डाटा जिससे हमें पता चला कि जो अपर लिमिट है वो क्या हेल्थ इंप्लीकेशंस दिला सकती है और जो लोअर लिमिट है उसकी वजह से कौन सी डिजीजेस आ सकती हैं। तो इसलिए क्या किया गया, सबको रेगुलेट करने की कोशिश की गई और हेल्दी और नरिशिंग फूड प्रोवाइड करने की कोशिश थी। अब इनका जो पर्पस पहला था कि नरिशिंग फूड प्रोवाइड करना, हेल्दी फूड प्रोवाइड करना और फूड क्या हो, सेफ हो किसी भी तरह की कंटेमिनेशन से, किसी भी तरह की अडल्ट्रेशन से। अब जो था पब्लिक, इनका जो दूसरा पर्पस है प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम फ्रॉड्स, ठीक है ना, अवाम को क्या करना है, जो फ्रॉड्स हैं उनसे बचाना है। अब फ्रॉड्स क्या क्या हो सकते हैं? हम अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैं कैंडी इंडस्ट्री की बात कर लेता हूं, तो कैंडी इंडस्ट्री में होता क्या है, हमारे पास अगर कैंडी बनती है, कैंडी में शुगर जो है उसका और स्टार्चेस वगैरह कुछ ऐड करके क्या किया जाता है, ब्लेंड करके उसको हीट किया जाएगा, उसको कुकिंग की जाएगी। कुकिंग करने के बाद उसको मोल्ड, ठीक है ना, मोल्डर के अंदर डाला जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो स्क्रैप है वो
अगर 100 किलोग्राम का बैच है तो उसके दरमियान अंदर क्या है 5 किलोग्राम का बैच स्क्रैप का होगा। इसी तरीके से जो आप डिफरेंट हमारे पास जो कैंडीज़ हैं उन्हीं का यही होता है। हाँ, अच्छी इंडस्ट्रीज़ जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका नाम होते हैं वो मे भी ना डालती हों, लेकिन वो भी 5% की रेशो से डालती हैं। तो क्या है, फूड हैंडलर जो क्या करता है, फूड लोगों के साथ फ्रॉड करता है, अनसैनिटरी प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहा होता है। आप देखें जो छोटी छोटी बेकरियां गली मोहल्लों में बनी होती हैं, बाज़ औक़ात तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनके कहीं बुरे हालात भी होते हैं बहुत ज़्यादा। और फूड प्रिपरेशन के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान जो कंडीशंस आ रही होती हैं वो जो लोग ख्याल नहीं करते वो भी अल्टीमेटली क्या कर रही होती हैं, जो पब्लिक है उसकी हेल्थ इश्यूज़ के साथ कंसर्न होती हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट फूड लॉ था वो इंसानियत के शुरू होते ही बताया गया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। तो उसी के साथ ही पहला ये कहा गया कि आपने इस पार्टिकुलर ट्री का क्या करना है, फ्रूट नहीं खाना है। वो पार्टिकुलर ट्री कुछ भी हो सकता है। तो मोस्टली शैतान ने फिर क्या किया गया, उनको कहा जाता है, मोस्टली क्या कहा जाता है, शैतान ने उनको बहकाया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे खा लें। तो उन्होंने क्या किया, गंदम का दाना खा लिया तो जन्नत से निकाले गए। तो पहला ला क्या था, मना किया गया था कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, आपके लिए ये बेहतर नहीं है। तो इसी तरीके से डिफरेंट वक्तन फ़वक्तन जो रिलीजन जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से या हम कहते हैं डिफरेंट रिलीजन आते चले गए, उन्होंने क्या कहा कि आपने ये फूड्स जो हैं वो हार्मफुल हैं तो नहीं खानी है। फर्स्ट रिकॉर्डेड फूड लॉ जो था वो पास हुआ मोसेस and are part of the Old Testaments in Leviticus and Deuteronomy। ठीक है ना, Deuteronomy ये दो किताबें हैं, एक 3rd जनरेशन है और एक 5th जनरेशन है जो हमारे पास है तौरात की। ठीक है ना, तौरात की 3rd और 5th जनरेशन है जहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं मना हैं। इस्लाम ने कुछ लॉफुल चीज़ों को क्या है कहा है कि आप ये चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए तैयब हैं, पाक हैं, वो आप चीज़ें खा सकते हैं। यहाँ पे आयत का जिक्र आया हुआ है कि इन आयत में, इस पारे के अंदर, ठीक है ना, तो इस सूरत के अंदर, इस आयत के अंदर ये बातें जिक्र की गई हैं। जो मैक्सिमम परमिटेड लेवल है कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव का वो यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले देखें बेंजोइक एसिड कहाँ पे डाला जाता है, मार्जरीन के अंदर और पिकल्ड ककम्बर्स के अंदर डाला जाता है। मैक्सिमम लेवल जो है यूज़ का मिलीग्राम पर किलोग्राम के हवाले से अगर हम देखें तो मार्जरीन के अंदर बेंजोइक एसिड कितना डालना है, 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम। पिकल्ड ककम्बर की अगर हम बात करें तो 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, ये कहाँ पे डालते हैं हम, जैम्स और जेलीज में डालते हैं 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। व्हीट फ्लोर के अंदर जो है पोटाशियम अस्कॉर्बेट ऐड किया जाता है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है 300 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। ये प्रिजर्वेटिव हैं, क्या करते हैं, डेट्रियोरेशन से बचा रहे होंगे। मैंगो चटनी के अंदर पोटाशियम बेंजोएट ऐड किया जाता है और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है 250 मिलीग्राम पर किलोग्राम होती है। पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड के अंदर क्या है, मैंगो चटनी के अंदर पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड भी डालते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम है। उसके बाद देखें पोटाशियम सॉर्बेट ड्राइड एप्रिकॉट और मार्मलेड के अंदर ऐड करते हैं तो इन दोनों के अंदर कितनी है, 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से कंसंट्रेशन ऐड की जाती है। प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोसेस चीज़ के अंदर ऐड किया जाता है और इसकी कंसंट्रेशन होती है 3000 मिलीग्राम पर किलोग्राम। अब मैंगो चटनी, मार्जरीन, मायोनीज, जैम, जेलीज, इसमें सोडियम बेंजोएट ऐड किया जाता है। मैंगो चटनी के अंदर कितना होगा, 250 मिलीग्राम पर किलोग्राम होगा। मार्जरीन के अंदर 1000 है, जैम जेलीज के अंदर भी क्या है 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से क्या है सोडियम बेंजोएट ऐड किया जाता है। सोडियम सॉर्बेट की अगर हम बात करें तो ड्राइड एप्रिकॉट्स के अंदर ऐड किया जाता है और इसकी कंसंट्रेशन होती है 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम। जो सॉर्बिक एसिड है
ये विनेगर और ड्राइड एप्रिकॉट्स के अंदर ऐड किया जाता है। इसकी परमिटेड कंसंट्रेशन जो हैं वो 400 मिलीग्राम पर किलोग्राम विनेगर, ठीक है ना, सॉर्बिक एसिड डालते हैं विनेगर के अंदर, और ड्राइड एप्रिकॉट्स के अंदर जो सॉर्बिक एसिड डालते हैं वो 500 मिलीग्राम पर किलोग्राम के रेशो से डालते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, वाइट शुगर के अंदर ऐड करते हैं और इसकी कंसंट्रेशन 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम होती है। ग्लूकोज सिरप के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करते हैं उसकी कंसंट्रेशन होती है 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम। जैम, जेलीज और मार्मलेड के अंदर जो हम ऐड करते हैं उसकी कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम होती है। रेजिन्स के अंदर हम 1500 मिलीग्राम पर किलोग्राम की रेशो से डालते हैं, और जो ड्राइड एप्रिकॉट है उसके अंदर 2000 मिलीग्राम पर किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कलर रिटेंशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इनकी है। अब जो प्रेजेंट डे फूड लेजिस्लेशंस हैं वो कैसे आई, कैसे उभरी, तो शुरू से ही जैसे लोगों ने देखा कि अब फूड की डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा हो गई है। जब मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा हुई तो उन्होंने इसके साथ क्या किया, अडल्ट्रेशन करना शुरू कर दी। अनस्क्रब, ठीक है ना, स्क्रपुलस फूड, जो क्या है फूड के साथ मतलब कि बेईमान ताजर, हम फूड हैंडलर एंड ट्रेडर क्या है, बेईमान जो फूड ट्रेडर हैं उन्होंने क्या किया, फूड को अडल्ट्रेट करना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो कम कीमत वाली चीज़ें थी वो ऐड करना शुरू कर दी, और उसके अंदर ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जिनको वो जानते भी नहीं थे। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो अर्लीस्ट लेजिस्लेशन था वो व्हीट फ्लोर की अडल्ट्रेशन की वजह से उभरा। इस पीरियड के दौरान जो 1880 और 1906 का था, तकरीबन 100 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस कराए कि जो अडल्ट्रेशन है उसको कम किया जा सके। इसकी आखिरकार जो है प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 की हालत में क्या हुए, रूल्स उभरे और ये जो अडल्ट्रेशन थी उसको कम किया गया। ये एक्ट बना किस बेस पे बना, प्रेजेंट डे फूड लेजिस्लेशन जो है यूनाइटेड स्टेट के अंदर उस बेस पे बना, और इसने फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1938 को भी क्या किया, मतलब कि उभारा, और उसके लिए भी क्या है जो स्ट्रगल थी वो यही थी, अडल्ट्रेशन, जो पीछे बिहाइंड सीन था अडल्ट्रेशन ही था। अब उसके बाद जो ब्रिटिश फूड लॉ है वो बेसिस के तौर पर यूज़ हुआ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान भी है, दौलत मुश्तरका, ठीक है ना। तो ये जो ब्रिटिश फूड लॉ था इसको जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, कब्ज़ा करने के बाद जब 1946-47 तक 48 तक यहाँ पे रहे, 47 तक, तो उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराए। जो पाकिस्तान के अंदर पहला फूड लॉ था वो था पंजाब प्योर फूड रूल, 1930 के अंदर पेश किया गया। सिंध जो फूड रूल था 1949 के अंदर था। कराची फूड रूल्स 1958, और इनको बाद में आपस में मिलाकर पाकिस्तान जो प्योर फूड ऑर्डिनेंस की शक्ल में इकट्ठा किया गया 1960 के अंदर। ये बाद में अमेंड हुए और वेस्ट पाकिस्तान प्योर फूड रूल 1965 के अंदर, और अब इन्हें सिर्फ क्या कहा जाता है, प्योर फूड रूल कहा जाता है। इसके अलावा इन रूल्स के अलावा डिफरेंट एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, वो भी क्या किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट और जो फूड की प्रोसेसिंग है उसमें वीट है, राइस है, टी है, शुगर है, केन है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, मीट है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग के दौर में भी क्या है, कुछ ना कुछ क्या किया जाता है, फूड लॉज अप्लाई किए जाते हैं। अब इन जनरल जो फूड लॉज हैं उनका जो मकसद है वो प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर को, और उसको क्या करना है, जो कंज्यूमर को अच्छी खुराक मुहैया करनी है और उसकी क्वालिटी क्या हो, डिज़ायर्ड हो। वहाँ पे किसी भी शख्स जो है, ठीक है ना, फूड से एसोसिएटेड है, वो फूड का फ्रॉड ना करे लोगों के साथ। फूड लॉज क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं सेल और कंजम्पशन अडल्ट्रेटेड फूड्स की, कंटेमिनेटेड की, मिसब्रांडेड फूड्स की और सब स्टैंडर्ड और पोटेंशियली हार्मफुल फूड्स की। तो ये सारे की सारी जो डिफरेंट फूड्स हैं इनकी जो
प्रॉपर रेगुलेशन है वो क्या करते हैं, फूड लॉज करते हैं। फूड स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में डिफरेंट फूड्स के लिए डिफरेंट हैं और ये फार्मूलेट किए जा रहे हैं। तो इनका मकसद क्या है, सेटिंग गाइडलाइंस फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस्ड फूड, कि ऐसी गाइडलाइंस मुहैया की जाएं कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।